नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 25 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लीजिए आज का जो भाग 25 है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से टोमान में परिवर्तित कर दिया है। तो आपको उस देश का नाम बताना है जिसकी पहले जो ऑफिशियल करेंसी थी, जो आधिकारिक मुद्रा थी वो रियाल थी, परंतु अब उसने अपनी नई आधिकारिक मुद्रा लॉन्च की है तथा उस मुद्रा को लॉन्च दिया गया है टोमन। तो यह देश कौन सा है? तो यह देश है ईरान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ईरान जो है उसने अपनी मुद्रा को रियाल से टोमन में परिवर्तित कर दिया है। अब बात यहाँ पे ईरान की है, तो ईरान की राजधानी आपको मिलेगी तेहरान में। तेहरान जो है ये ईरान की राजधानी है। हसन रूहानी जो हैं ये वर्तमान में क्या हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं तथा ईरान के द्वारा 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जफ़र और नूर। कौन सा? जफ़र और नूर नामक जो सैटेलाइट है, ये 2 सैटेलाइट ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस एक्ट में संशोधन करके बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया गया है? आपको बताना है जो बांस है उसको जो है पेड़ की कैटेगरी से किस संविधान के एक्ट में संशोधन करके हटा दिया गया है। तो यह एक्ट था 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इस एक्ट में हाल ही में संशोधन करके जो है बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर इसको घास की कैटेगरी में रख दिया गया। इसे आप ध्यान दीजिएगा, पहले जो बांस था यह पेड़ की कैटेगरी में आता था, परंतु हाल ही में जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था 1927 इसमें संशोधन करके बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर इसको घास की कैटेगरी में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं हाल ही में, आपको बताना है। तो संविधान की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत बनाया गया है भारत के लिए? तो भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन बनाई गई हैं? तो इनका नाम है दिया मिर्जा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया मिर्जा जो हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत बनी है भारत के लिए। यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो केन्या की जो राजधानी नैरोबी है यहीं पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नीति आयोग के द्वारा जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी जो अभियान है यह पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। अब बात यहाँ पे नीति आयोग की है, तो नीति आयोग से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग का कौन है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। कौन है? तो अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो प्रवासी राहत मित्र नामक जो ऐप है यह लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस जो पोर्टल है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएसएमई जो मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो इंडस्ट्री है मतलब है मंत्रालय है, इसके द्वारा जो है हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। अगला है, आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है
वर्खोयांस्क, आपको बताना है कि ये जो विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र आपको किस देश में मिलेगा। तो विश्व का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वर्खोयांस्क, ये आपको मिलेगा रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। आप याद रखिएगा, रूस का जो साइबेरिया वाला एरिया है वहाँ पे एक स्थान है वर्खोयांस्क, जो कि विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो किसे नहरों का देश हम कहते हैं, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको बताना है। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा चीन मिलेगा, दूसरे नंबर पर आपको इंडिया मिलेगा, तीसरे नंबर पर आपको यूएसए मिलेगा और चौथे नंबर पर आपको जो है इंडोनेशिया मिलेगा जनसंख्या के मामले में। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, किन्बुल निम्नलिखित में से किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इसको हम कहते हैं किन्बुल। क्या कहते हैं, तो मलेशिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है इसको हम कहते हैं किन्बुल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विश्व का एकमात्र द्वीप महाद्वीप कौन सा है, आपको बताना है। विश्व का जो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती, मतलब जो तीनों रेखाएं हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों गुजरती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न आपका है, न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है न्यू इंडिया नामक जो है समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है यह किस वर्ष की गई थी। तो सविनय अवज्ञा की आंदोलन की जो शुरुआत है यह कब की गई थी, तो डेट था 6 अप्रैल का और वर्ष था 1930 का। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मतलब नींव रखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो नींव है 1784 ईस्वी में रखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बनाए गए थे तथा कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं बनाई गई थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब नोट डाउन करते चलेगा। पहला जो इंपॉर्टेंट एक्ट इसके कार्यकाल में आया था वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप याद रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह इसी के कार्यकाल में आया था, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था यह भी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था, आप इसे याद रखिएगा। तथा जो है कलकत्ता को बंगाल की राजधानी भी वॉरेन हेस्टिंग ने घोषित किया था। इसके बाद जो है बंगाल के द्वैत शासन की जो समाप्ति है इसी के द्वारा की गई थी। तो इतनी सारी घटनाएं थी इससे रिलेटेड, वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड, आप इसे याद रखिएगा। तथा यह कब से कब तक गवर्नर जनरल था, तो यह कब से कब तक था, तो 1773 से लेके आपका 1785 तक यह गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय में वर्ष 1799 में जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो जो चौथा मैसूर युद्ध था 1799 ईस्वी में, यह किसके कार्यकाल में लड़ा गया था, तो लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था और द्वितीय मराठा युद्ध भी इसी के कार्यकाल में लड़ा गया था। तो दोनों युद्ध जो थे, चौथा मैसूर युद्ध और जो दूसरा मराठा युद्ध था, ये दोनों जो युद्ध थे यह लॉर्ड वेलेजली के ही कार्यकाल में लड़े गए थे। तथा हैदराबाद को जो है इसने सहायक संधि के तहत, पहला राज्य हैदराबाद था जो सहायक संधि के तहत इसने अपने एरिया में मिला लिया था, जिसको आप याद रखिएगा। जो लॉर्ड वेलेजली था इसके द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत की गई थी तथा सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाला जो पहला राज्य था वह था हैदराबाद। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है,
श्रमिक दिवस जो है कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आपको डेट बताने की, जो श्रमिक दिवस होता है वर्ल्ड लेबर डे होता है, यह कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 मई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर जो था यह पहला मुगल सम्राट था। इन्हें मुगल भारत में मुगल वंश की जो स्थापना इसने 1526 ईस्वी में की थी तथा इसका जो कार्यकाल था 1526 से 1530 तक था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, बाबर। अगला प्रश्न है, करो या मरो का जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको एक डेट याद रखनी पड़ेगी, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तथा इसी आंदोलन के समय ही जो है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। तो आप याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी तथा इसी आंदोलन के समय ही करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक दाढ़ी वाले आदमी का जो चित्र है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है? आपको बताना है। तो एक दाढ़ी वाले आदमी का चित्र कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर आपका हो जाए मोहनजोदड़ो तथा मोहनजोदड़ो से ही एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। आप याद रखिएगा, एक कांच से निर्मित नर्तकी की जो मूर्ति है यह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से ही अन्न कोठार मिला है। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो से ही आपका क्या मिला है? विशाल स्नानागार, जिसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ये सभी जो हैं पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न आपका है, हंगरी की राजधानी आपको बतानी है कि हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी आपको मिलेगी बुडापेस्ट। राइट आंसर आपका हो जाएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और विंड हाक किसकी राजधानी है? तो विंड हाक राजधानी है नामीबिया की। किसकी? नामीबिया की राजधानी को हम कहते हैं विंड हाक। और कोपहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है उसको हम कोपहेगन कहते हैं। और बमाको किसकी राजधानी है? तो माली की राजधानी को हम बमाको कहते हैं। तो चारों राजधानी आपको याद रखनी है। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की। विंड हाक किसकी राजधानी है? नामीबिया की। कोपहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। और बमाको किसकी राजधानी है? तो माली की। ये चारों राजधानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कागज का जो आविष्कार है सबसे पहले किस राज्य के द्वारा किया गया? तो कागज का जो सबसे पहला आविष्कार है किस देश के द्वारा यहाँ पे किया गया? आपको बताना है। तो यह देश था चीन। चीन के द्वारा जो है सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न हमारा है, नूरजहां किस सम्राट की पत्नी थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नूरजहां किस सम्राट की पत्नी थी? तो सम्राट जहांगीर की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, उनका नाम था नूरजहां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको बताना है निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में जो है आपको यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय मिलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हैकर क्या होते हैं? तो हैकर क्या होता है? तो जो हैकर होता है यह कंप्यूटर पेशेवर होते हैं जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं को हल किया होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइक्लोट्रॉन का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के द्वारा जो है साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, गैस का जो दबाव है वह किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो गैस का दबाव किस यंत्र की सहायता से मापते हैं हम? तो मैनोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैनोमीटर की सहायता से जो है गैस का दबाव मापा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? आपको बताना है। तो इसमें से सोना, चांदी और प्लेटिनम यानी कि तीनों जो हैं ये उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि चांदी आपका हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनम हो गया। ये सभी जो हैं उत्कृष्ट धातु के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से?
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और भारी जल यानी कि D2O। तो इसमें से जो ट्रिटियम है, सॉरी यहाँ पे भारी जल जिसका हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्रिटियम होता है, तो प्रोटियम हो गया आपका, ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, परंतु भारी जल जो होता है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। कुछ धातुएं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे आपका हो गया तांबा हो गया, उसके बाद लोहा हो गया, ये सभी जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसके 25वें भाग को हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।